18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोको एयरपोर्ट पर एक भारी जापानी बम वर्षक विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है। उसमें सवार थे भारत के सबसे बोल्ड फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या सच में वो उस प्लेन में मौजूद थे? क्या उनका डेड बॉडी कभी उनके परिवार को पूरी तरह दिखाया गया, या ये इतिहास का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन गया? और शायद इन्हीं सवालों में छिपा है नेताजी की वो विरासत जिसने उन्हें अमर बना दिया। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं, बल्कि उनके जीवन के उस अधूरेपन की कहानी देखेंगे जिसने उन्हें एक लीजेंड बना दिया। आइए शुरू करते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के एक जाने माने और अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक बहुत बड़े वकील थे। युवा सुभाष बचपन से ही देशभक्ति से भरे थे। कहा जाता है कि बचपन में वे एक बार अपने पिता के साथ किसी केस के सिलसिले में कोर्ट गए थे, जहां उन्होंने अंग्रेज जज को भारतीय वकीलों के साथ बदसलूकी करते देखा। तभी से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति एक अलग नजरिया बन गया था। वे शुरुआत में इंडियन सिविल सर्विस में जाना चाहते थे, लेकिन यह अंग्रेजों की नौकरी थी जो गुलामी का प्रतीक थी। जब सुभाष ने आईसीएस की तैयारी न करने का इरादा जताया तो उनके पिता ने शायद मजाक में या ताना मारते हुए कहा था, शायद तुम परीक्षा ही नहीं देना चाहते क्योंकि यह बहुत मुश्किल है और तुम पास नहीं हो पाओगे। ये बात सुभाष के लिए एक चुनौती बन गई। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और 1919 में उन्होंने सिर्फ परीक्षा ही पास नहीं की, बल्कि दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक में चौथी रैंक हासिल की। यह उनकी अपनी काबिलियत का सबूत था। और फिर 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने वो शानदार नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने भाई को चिट्ठी में लिखा, राष्ट्रीय सेवा का यह सुनहरा मौका आईसीएस की सबसे ऊंची पोस्ट भी नहीं दे सकती। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सोच समझकर अंग्रेजों के खिलाफ एक रेबेलियन था। लेकिन सवाल था, आईसीएस छोड़ने के बाद अब आगे क्या? नेताजी ने सीधे राजनीति में कूदने के बजाय पहले देश को समझने का रास्ता चुना। वे महात्मा गांधी से मिलने गए, जिन्होंने उन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। दास जी उस समय बंगाल के सबसे बड़े नेता और असहयोग आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। दास जी को सुभाष ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। उनकी देखरेख में सुभाष ने स्वराज नामक अखबार निकाला, ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत किया और कोलकाता नगर निगम की कमान संभाली। यहीं से उनकी संगठनात्मक कुशलता और जनता से सीधा जुड़ाव विकसित हुआ, जो आगे चलकर उनकी पहचान बना। इस तरह एक आईसीएस अधिकारी से एक जुझारू राष्ट्रवादी नेता बनने की उनकी यात्रा शुरू हुई। वे कांग्रेस के भीतर एक तूफान की तरह उभरे जो पुराने तरीकों से सहमत नहीं था। कांग्रेस में आते ही वे युवाओं के फेवरेट बन गए, लेकिन उनकी सोच गांधी जी के अहिंसक असहयोग से टकरा गई। बोस मानते थे कि आजादी भीख में नहीं छीन कर लेनी पड़ेगी। यह टकराव 1939 में अपने चरम पर पहुंच गया। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। एक तरफ गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया थे और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। और फिर आया एक ऐतिहासिक नतीजा। बोस ने 203 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि कांग्रेस के अंदर गांधीवादी सोच के खिलाफ एक बड़ी चुनौती थी। इस हार पर महात्मा गांधी ने बहुत ईमानदारी से कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। यह दिखाता है कि गांधी जी कितने सच्चे थे। उन्होंने अपनी हार को छुपाया नहीं, बल्कि सबके सामने स्वीकार किया कि पार्टी में उनकी सोच से अलग भी राय है। यहाँ यह बताना बहुत जरूरी है कि भले ही सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के राजनीतिक रास्ते अलग थे, लेकिन नेताजी का गांधी जी के प्रति गहरा सम्मान था। उन्होंने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर दिए गए अपने एक संबोधन में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। Mahatma Gandhi has been the true preacher of pacifists. In his holy war of India's liberation, we acknowledge him as father of nation. यह पहली बार था जब गांधी जी को इस उपाधि से नवाजा गया था, और यह नेताजी के गांधी जी के प्रति सम्मान का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। अब आते हैं वापस त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन पर। 203 वोटों के भारी जीत के बाद भी बोस के लिए मुश्किल कम नहीं हुई। गांधी जी के विरोध के कारण कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 13 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे बोस के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया। आखिरकार उन्हें अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। अब वे सिस्टम के अंदर नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ खड़े थे।
उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गैप थ्योरी का भी इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में अभी व्यस्त है, इसलिए यह भारत के लिए आजादी छीनने का सही समय है। 1940 का साल ब्रिटिश सरकार नेताजी के बढ़ते प्रभाव और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से बहुत चिंतित थी। उन्हें लगा कि अगर नेताजी ऐसे ही लोगों को भड़काते रहे तो भारत में क्रांति फैल सकती है। इसलिए 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोलकाता में उनके घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन नेताजी कहाँ रुकने वाले थे। 17 जनवरी 1941 की रात वे एक बहुत ही सोची समझी प्लान के तहत घर से निकल भागे। उन्होंने एक पठान व्यापारी मौलवी जियाउद्दीन का भेष बनाया। एक अनोखी बात, काबुल पहुंचने पर जब वे वहां के भारतीय समुदाय से मिले तो किसी ने उन्हें उनके असली नाम से नहीं पुकारा, बल्कि उन्हें नेताजी कहकर ही संबोधित किया गया। यह वो नाम था जो उन्हें बाद में पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाला था, जबकि जियाउद्दीन उनकी पहचान छुपाने के लिए था। काबुल से होते हुए वो पहले मॉस्को पहुंचे और फिर बर्लिन। 1942 में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। नेताजी ने भारत के लिए तुरंत मदद मांगी, लेकिन हिटलर का ध्यान यूरोप पर था। इस मुलाकात में हिटलर ने नेताजी को अपनी कुख्यात किताब मीन कैम्प की एक साइन की हुई कॉपी दी। यह दो बिल्कुल अलग विचारधारा वाले नेताओं के बीच एक अजीब और यादगार पल था। फिर बोस ने एक और एडवेंचरस कदम उठाया। फरवरी 1943 में वे एक जर्मन पनडुब्बी U-180 में सवार हुए। 90 दिनों की खतरनाक समुद्री यात्रा के बाद मेडागास्कर के पास वे एक जापानी पनडुब्बी I-29 में शिफ्ट हुए। उस समय पनडुब्बी यात्रा बहुत जोखिम भरी होती थी और वे अपनी जान हथेली पर रखकर यह यात्रा कर रहे थे और आखिरकार मई 1943 में वे जापान पहुंच ही गए। यहाँ उनकी मुलाकात जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो से हुई। तोजो ने जापानी संसद में ऐलान किया कि जापान भारत को पूरी आजादी दिलाने में मदद करेगा। आखिरकार नेताजी को वो सपोर्ट मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन उनका असली मिशन अभी शुरू होना था। वे पहुंचे थे सिंगापुर, जहां पहले से ही एक भारतीय सेना मौजूद थी जिसे बस एक नेता की तलाश थी। दरअसल इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन नेताजी के आने से पहले ही हो चुका था। 1942 में एक भारतीय कैप्टन मोहन सिंह ने जापान द्वारा पकड़े गए हजारों भारतीय युद्धबंदियों को एकजुट करके इस सेना की नींव रखी थी, लेकिन जापानी सेना के साथ मतभेदों के कारण मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और INA लगभग भंग हो गई। यहीं पर नेताजी की एंट्री हुई। जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने इस बिखरी हुई सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि अब यह सिर्फ एक प्रिजनर्स की फौज नहीं बल्कि आजाद भारत की राष्ट्रीय सेना होगी। नेताजी के चार्म और नेतृत्व ने INA के सैनिकों में एक नया जोश भर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनकी लड़ाई को एक स्पष्ट मिशन और एक किंवदंती नेता मिल गया। जर्मनी और फिर सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो के जरिए वे सीधे भारत की जनता और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों से बात करते थे। उनकी दमदार आवाज लोगों के दिलों में आग लगा देती थी। 4 जुलाई 1943 सिंगापुर का कैथे हॉल। नेताजी का वह भाषण सिर्फ एक जोश भरा नारा नहीं बल्कि एक आजाद भारत की पहली सरकार का मैनिफेस्टो था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे के साथ उन्होंने आजाद हिंद सरकार के गठन, अपनी करेंसी, अपने पोस्टल स्टैम्प्स और इम्फाल के रास्ते दिल्ली तक पहुंचने की पूरी स्ट्रेटेजी का ऐलान किया। एक दिलचस्प बात, INA सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, यह एक पैरेलल गवर्नमेंट थी, एक सपने का ढांचा। उन्होंने आजाद हिंद बैंक खोला जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया। मार्च 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के गठन के दौरान नेताजी ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग रेजिमेंट बनाने का आदेश दिया। इसका नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसे बाद में रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से जाना गया। इस रेजिमेंट की कमान कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने संभाली, जो खुद एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थी। यह रेजिमेंट सिर्फ एक नाम नहीं थी बल्कि यह उन हजारों भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व थी जो विदेश में रहकर भी अपने देश की आजादी के लिए लड़ने को तैयार थी। इन महिलाओं को न सिर्फ प्राथमिक उपचार और नर्सिंग की ट्रेनिंग दी गई बल्कि उन्हें राइफल चलाने और लड़ने का प्रशिक्षण भी दिया गया। उनका मकसद युद्ध के मैदान में सैनिकों की मदद करना और जरूरत पड़ने पर खुद भी लड़ना था। इस रेजिमेंट ने भारतीय महिलाओं की हिम्मत और देशभक्ति का एक नया मिसाल कायम की। यह दिखाता था कि आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं।
यह दुनिया की ऐसी पहली सैन्य टुकड़ी में से एक थी जिसमें केवल महिलाएं शामिल थी। यह रेजिमेंट आईएनए के सपने का एक अहम हिस्सा थी, जो दिखाता है कि नेताजी एक ऐसे आजाद भारत का सपना देखते थे जहां हर कोई, चाहे वह महिला हो या पुरुष, देश के निर्माण में योगदान दे सके। यहाँ एक कमाल की बात और भी है, आईएनए में समान वेतन था। एक कैप्टन और एक जवान को एक जैसी तनख्वाह मिलती थी। नेताजी खुद भी इतना ही पैसा लेते थे। यह उनके समाजवादी सपने की झलक थी। मार्च 1944 आईएनए और जापानी सेना ने मिलकर ब्रिटिश भारत पर हमला किया। इम्फाल कोहिमा अभियान। उनका लक्ष्य था दिल्ली, लेकिन भारी बारिश, खाने पीने का सामान की कमी और जापानी एयरफोर्स की ताकत कमजोर पड़ने की वजह से यह अभियान फेल हो गया। आईएनए को पीछे हटना पड़ा। नेताजी शायद इम्फाल नहीं जीत पाए, वे आजाद भारत को अपनी आंखों से भी नहीं देख पाए, लेकिन उनकी हार ने ही वो जीत लिखी जिसका उन्होंने सपना देखा था। 1945-46 में बर्मा में आईएनए की आत्मसमर्पण के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 आईएनए अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला लिया। ये 3 अधिकारी थे कर्नल प्रेम कुमार सहगल, आईएनए की सुभाष ब्रिगेड के कमांडर, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, आईएनए की गांधी ब्रिगेड के कमांडर, मेजर जनरल शाहनवाज खान, आईएनए के मुख्य जनरल स्टाफ के प्रमुख। इन तीनों को दिल्ली के लाल किले में सार्वजनिक रूप से कोर्ट मार्शल के लिए लाया गया। ब्रिटिश सरकार का मकसद आईएनए को कुचलना और एक उदाहरण पेश करना था, लेकिन उन्होंने जो किया वह उल्टा पड़ गया। पूरा देश इस मुकदमे के खिलाफ एकजुट हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो आमतौर पर एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों ने इन अधिकारियों के बचाव के लिए एक संयुक्त रक्षा समिति बनाई। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू जैसे दिग्गज वकील शामिल थे। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सरकार को आखिरकार दबाव में आकर इन अधिकारियों को रिहा करना पड़ा। इस मुकदमे ने साबित कर दिया कि अब ब्रिटिश भारतीय जनमत की अनदेखी नहीं कर सकते। यह सिर्फ 3 सैनिकों का मुकदमा नहीं था, बल्कि पूरे आईएनए आंदोलन और नेताजी के सपने की नैतिक जीत थी। फरवरी 1946 आईएनए के मुकदमे से प्रेरित होकर रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने नेताजी की तस्वीरें लहराई। यह विद्रोह ब्रिटिश राज के लिए आखिरी चेतावनी थी। बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने खुद माना कि आईएनए और नौसेना के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। नेताजी सिर्फ एक मिलिट्री लीडर नहीं थे, वे एक दूरदर्शी पॉलिटिकल थिंकर भी थे। उनका सपना सिर्फ ब्रिटिश राज को खत्म करना नहीं था, वे एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सोशलिस्ट भारत का निर्माण चाहते थे। उन्होंने अपनी एक योजना में कहा था कि आजादी के बाद भारत को तुरंत पूर्ण लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक अनुशासित संक्रमण काल, डिसिप्लिन ट्रांजिशन पीरियड से गुजरना होगा। उनका मानना था कि अचानक मिली आजादी से शायद देश में अराजकता फैल सकती है। इसलिए उनका सुझाव था कि 3 से 5 सालों के लिए एक मजबूत केंद्रीय सरकार होनी चाहिए, जो देश को स्थिर करे, उद्योगों को बढ़ाए और फिर धीरे धीरे पूर्ण लोकतंत्र की ओर बढ़े। यह विचार उनकी गहरी देशभक्ति और प्रैक्टिकल सोच को दिखाता है। वे चाहते थे कि आजादी की लड़ाई का अंत एक कमजोर शुरुआत नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव बने। नेताजी की क्रांति भले ही पूरी ना हो पाई हो, लेकिन उनकी विरासत कभी अधूरी नहीं रही। जय हिंद आज हमारी सेना का अभिवादन है। उनका साहस, उनका त्याग और अनुशासन का सपना आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है। वे एक ऐसी फ्लेम है जो हमेशा जलती रहेगी, क्योंकि जब तक आजादी, हिम्मत और बलिदान के मूल्य जीवित हैं, तब तक नेताजी की क्रांति जारी है। आपको क्या लगता है, क्या नेताजी की विरासत और एक मजबूत अनुशासित भारत का उनका सपना आज भी रिलेवेंट है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही गहराई वाले ऐतिहासिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।